नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पर्यावरण में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं उसके आगे के पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चे को किस प्रकार से शिक्षक को सिखाना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज जो है दोस्तों, हम सीखने में समाज और वयस्क की क्या भूमिका होती है, अर्थात बच्चों को समाज और वयस्क से किस प्रकार सीखने को मिलता है के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मार्गदर्शन का है, अर्थात बच्चों को मार्गदर्शन देना। आइए अब इस बात पर विचार करते हैं, जैसे कि मार्गदर्शन अर्थात गाइड करना। बच्चों को किस प्रकार से हम गाइड कर सकते हैं। सोचिए कि विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के तहत फूलों के बारे में आपने कई गतिविधि करने को कहा और विद्यार्थियों को भी इस गतिविधि में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मगर बच्चों को पता नहीं कि फूलों का अध्ययन कैसे करें। जाहिर है कि जिन्होंने फूलों को तो कई बार देखा होगा उनको फूलों का नाम भी पता होगा, मगर फूल को खोलने के तरीके और उसके अंदर के भागों को देखने आदि के बारे में वे कोई योजना ना बना पाए। अर्थात फूल को बच्चों ने कई बार तो देखा होगा, लेकिन उनके अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में उन बच्चों को कोई ज्ञान ना हो। ऐसे में शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है कि इस प्रक्रिया से आप पहले तो विद्यार्थियों को फूल खोलने का तरीका बताएं कि फूल को किस तरह से आप उसे ओपन कर सकते हैं। फूलों के अंगों का अवलोकन करने की ओर ध्यान दिलाएं कि कौन ये पंखुड़ी होती है, कहाँ कार्पल होते हैं, कहाँ पे सेपल होते हैं, ये सब के बारे में उन्हें बताएं कि फूल के अंगों के नाम को किताबों में रेखांकित किया जा सकता है। अर्थात उनको एक डायग्राम के थ्रू जो है फूल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम नाम लिख करके उन्हें बताएं। उनका ध्यान इस ओर खींचा जाए कि वे अंगों को ठीक से पहचानना सीख सके, अर्थात हर पार्ट को आप एक एक करके समझाएं। इस दौरान इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं जिससे कि उन्हें फूल को खोलने और उनके अंगों को समझने में मदद मिल सके। अर्थात जब आप उन्हें एक एक करके समझाएंगे हर पार्ट्स के बारे में फूल के, तो उन्हें सब चीज़ धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इस प्रकार हो सकता है कि विद्यार्थी अपनी गैर मौजूदगी में सही दिशा में काम ना कर सके, अर्थात जब विद्यार्थी वहाँ उपस्थित ना हो और आप किसी अन्य विद्यार्थी को समझा रहे होंगे तो हो सकता है कि उन विद्यार्थियों के समझ में ना आए, मगर आपकी उपस्थिति और इशारे उसे फूल को खोलने और अंगों से जान पहचान करने में काफ़ी मददगार हो सकती है। यहाँ इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आप विद्यार्थी को खुला छोड़ेंगे तो मगर इतना खुला अगर छोड़ेंगे तो मगर इतना कि वे फूल का अध्ययन करे, क्या कर सके, वो फूल का अध्ययन करे, आपके मार्गदर्शन में करे। अर्थात विद्यार्थी को हमें इतना खुला छोड़ देना है कि वो आपके मार्गदर्शन में अध्ययन करे, अपने हिसाब से अध्ययन ना करे। यहाँ एक बात और है ध्यान रखने के लिए कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी फूल को खोलने का कार्य शीघ्रता से कर लेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो धीरे धीरे करेंगे। अर्थात कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो है काम को बहुत धीरे धीरे, अर्थात उनकी जो काम करने की जो मस्तिष्क की क्षमता है वो धीरे धीरे काम करे। ऐसे में धीमे से काम कर रहे विद्यार्थी को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता होती है। अर्थात सभी बच्चों को आपको समान रूप से लेकर के समझाते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जल्दी कैच करते हैं, अर्थात जल्दी जो है पकड़ लेते हैं आपकी बात को, उन्हें बस समझा दिया, और जो बच्चे जल्दी से समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें आपने छोड़ के आगे चले गए। तो ऐसे में हो सकता है कि उन विद्यार्थियों को विकास ढंग से ना हो सके, अर्थात वे अच्छे से ना सीख पाए। अलबत्ता मार्गदर्शन से सीखने की प्रक्रिया और सिर्फ जानकारी देना, इनके बीच फर्क करना जरूरी है। यदि आप फूल के अंगों के चित्रों और उसके बारे में जानकारी बोर्ड पर लिख दे
और विद्यार्थी को उसकी नकल करने को कहें तो क्या आप इसे मार्गदर्शन कहेंगे? यहाँ पे प्रश्न कहा गया है कि आप जो है विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए और उसके बारे में जानकारी दे दिए, जिससे विद्यार्थी जो है उसको अपने कॉपी पुस्तक में या फिर छाप लिए और उसको क्या बोल रहे हैं कि ये मार्गदर्शन है। तो ये मार्गदर्शन नहीं कहलाएगा। ऐसा करने से बच्चे ने उस अवधारणा को कितना समझा है और फूल को खोलने के बारे में क्या सीखा है, ये वो ढंग से नहीं सीख पाएगा। दूसरी ओर अगर बच्चे को खुद ब खुद फूल खोलने को कहें और उन्होंने क्या सीखा है, तो संभव है कि वो एक सार्थक ढंग से अपनी पहले की समझ के साथ जोड़ पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से आप प्रयोग के जरिए समझाएंगे, वो खुद काम करेंगे, उसको करके तो अच्छे से सीख पाएंगे। इसके लिए यह जरूरी होगा कि आपको बच्ची की समझ का स्तर मालूम होना चाहिए। जो बच्चों की समझ की स्तर है, किस तरह से बच्चे समझ रहे हैं, उनके लेवल पता होने चाहिए। यह सुनिश्चित करे कि उसे जो कुछ पहले से पता है उसमें नया ज्ञान को हम किस तरह से फिट कर सकते हैं, अर्थात उसमें नए ज्ञान का समावेश कर सकते हैं। यदि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यार्थी को सीखने के अवसर देते हैं, तो आप हर बच्चे को उस समस्या को सुलझाने को प्रेरित करेंगे। यदि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को सीखने की क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हर बच्चे को उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करेंगे, आप मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। सुझाव और संकेत देकर आप उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वह उस असाधारणात्मक संरचना को आगे बढ़ाए जो उसने अपने दिमाग में विकसित किया है। अर्थात उसे आप कुछ क्लू देंगे जिससे वो बच्चा क्या होगा, उस सवाल के जवाब को दे सके। बना बनाया जवाब और तरीका उसकी आत्मनिर्भरता को कम करता है। अर्थात बना बुनाया जो आंसर जो मिल जाते हैं वो बच्चों की सोचने समझने और आत्म जो निर्भरता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे बच्चे का मानसिक विकास, सोचने समझने की क्षमता अच्छे से विकसित नहीं हो पाती। इसलिए बच्चों को स्वयं से करके सीखना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक कक्षा में अपने आसपास की चीज़ों के घुलने का प्रयोग करना चाहते हैं। जो जो चीज़ घुल जाते हैं उनके बारे में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आपने बच्चों को अपने घर और आसपास से मसलन शक्कर, नमक, हल्दी, आटा, रेत और धूल के जो पार्टिकल हैं के चीज़ों को लाने को कहा। बच्चे अपने आसपास के घरों से वे सामग्री लेकर आए, साथ ही गिलास और कटोरियां भी लेकर आए। बच्चे इस कार्य को प्रारंभ करें। इसके पहले उसने सवाल पूछा जा सकता है कि वे अनुमान से बताएं कि कौन सी चीज़ें पानी में घुलेगी और कौन सी नहीं घुलेगी। आप बच्चों से अनुमान लगाकर पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में वो सभी वस्तुओं को देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, तो इस तरह से बच्चों के मन में उन्हें पता होगा कि कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं। इन सवालों के जवाब में निश्चित तौर पर फर्क आएगा। अब यहाँ आप बच्चों को कह सकते हैं कि इस बात को जांच करके देखा जाए। अर्थात बच्चे अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि कौन सी वस्तु जो है वो पानी में घुल जाती है, कौन नहीं घुलती है। अलग अलग विचार से बच्चे बताएंगे। तो हम बोलेंगे कि चलो इन्हें आपने जो बोला है उसे प्रयोग करके देखते हैं। तो इस तरह बच्चों की जो समझ होगी वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। बच्चे इस कार्य में संलग्न हैं। बच्चे अब इन चीज़ों को बारी बारी पानी में घोल रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ पानी में घुलती है और कौन सी चीज़ पानी में नहीं घुलती है। साथ ही वे अपने पूर्व के ज्ञान को अपने द्वारा किए गए प्रयोग के माध्यम से दुरुस्त भी कर रहे हैं, अर्थात उस नए ज्ञान में जोड़ रहे हैं। आप उनसे चर्चा करें कि हमारा अनुमान कितना सही था और कितना गलत था। साथ ही कुछ चीज़ों के मामले में वे तुरंत कह देंगे कि यह नहीं घुलेगी। अर्थात बच्चों में ये समझ आ जाती है कि कुछ जो वस्तुएं होंगी उनको देखेंगे कि ये वस्तु तो पानी में घुलेगा ही नहीं। जैसे ही अगर वे मिश्री को पानी में डालते हैं और तुरंत कह देते हैं यह तो नहीं घुलती है,
तो ऐसे में शिक्षक या अभिभावक की भूमिका अहम हो जाती है। उनसे कहें कि वे चीज़ों को बारीक करके या पीस कर घोले और थोड़ा इंतजार करें। अर्थात जो नहीं घुल रही है उन्हें कहा जाता है कि आप इनको पीस लीजिए और फिर पानी में घोल कर देखिए, अब बताइए क्या ये घुलता है या फिर नहीं। अगर हम यहाँ बच्चों को अपने ओर से जानकारी भर देते हैं कि फलों जैसे फला चीज़ें पानी में घुलती है, मतलब कुछ चीज़ें जो है पानी में घुलती है और फला नहीं घुलती है, मतलब कुछ चीज़ें घुलती है और कुछ चीज़ें नहीं घुलती है। उन्हें सोचने के मामले में अपाहिज बना रहे हैं। अर्थात अगर हम पहले से ही बच्चों को बता देंगे कि ये चीज़ें पानी में घुलेगी, ये चीज़ें पानी में नहीं घुलेगी, तो बच्चा क्या करता है, उसको याद रख लेता है और उसे वो अपने अपने हिसाब से प्रयोग करके नहीं देखता और उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। जब उनके बाद में पूछा जाता है क्या ये घुलेगी कि नहीं घुलेगी, तो वो उसे रट लिया रहता है। इस तरह से बच्चे को हम अपाहिज बना देते हैं। इस प्रसंग में शिक्षक यह कह सकते हैं कि बस चीज़ों के नाम बोर्ड पर लिखकर उनके बारे में बता दिया जाता है कि कौन सी घुलती है और कौन सी नहीं घुलती है, मगर बच्चों की समझ अधूरी रह जाती है। इससे बच्चों की जो समझ होती है वो क्या होगी, अधूरी हो गई, नहीं सीख पाएगा बच्चे अच्छे से। चीज़ों को पानी में घोलने के दौरान उन्होंने और भी कई सारी बातों को सीखा। आपने देखा कि रटकर सीखने और निष्क्रिय ढंग से सीखते सीखते जाने की अपेक्षा रचनावादी ढंग से सीखने में, अभी तक दोस्तों ये जो हमने बताया कि प्रयोग करके सिखाना बच्चों को, ये रचनावादी ढंग से सीखना है। रचनावादी ढंग से सीखने का अर्थ है समझाना और आत्मसात करना। अर्थात बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उससे वो क्या कर पाएंगे, अधिक मात्रा में अच्छे से सीख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। मार्गदर्शिता रचनावादी ढंग से सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है। मार्गदर्शिता क्या है, गाइड करना रचनावादी ढंग से सीखने की एक प्रोसेस है जो कई चरणों से गुजरती है। उसे हम कई स्टेप में क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। आइए इन चरणों पर एक एक करके विचार करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी कि पर्यावरण में बच्चे जो है समाज और वयस्क से किस प्रकार सीखते हैं, इसे हमने दोस्तों आज आपको समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों इसकी जो चरण है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो से दोस्तों आपको कहानी जैसे सुनना है और इसी से ही दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आपको सुनना है और ये ऑटोमेटिक आपको समझ आते जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।